हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक में ज्यामितीय चित्र जियोमेट्रिक फिगर्स के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों 2 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने सबकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं ज्यामितीय चित्र से पूछे गए सारे क्वेश्चन। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियां दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों को जोड़कर बनाई गई परिबद्ध आकृतियां होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जो ज्यामितीय आकृतियां होती है दोस्तों, ये दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों को जोड़कर बनाई गई परिबद्ध आकृतियां होती है। तो पहला कथन हमारा क्या है? सत्य कथन है। बात करें दूसरे कथन की, तो ज्यामितीय आकृतियां सदैव खुले वाली होती है और केवल सरल रेखाओं से बनी होती है। नहीं दोस्तों, जो ज्यामितीय आकृतियां होती है ये खुली या बंद दोनों प्रकार से हो सकती है और ये केवल सरल रेखाओं से नहीं, वक्र रेखाओं के द्वारा भी बनाई जा सकती है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत कथन हो जाएगा। तो पहला ही कथन क्या है? हमारा सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यामितीय आकृतियां जो होती है ये दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों को मिलाकर बनाई हुई होती है और एक संलग्न रूप लेती है, मतलब इनक्लोज्ड होती है। जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। ये क्या है? ज्यामितीय आकृतियां है। ज्यामितीय आकृतियां खुली और बंद दोनों हो सकती है और ये केवल सीधी रेखाओं या वक्रों से बनी हो सकती है। या तो ये केवल सीधी रेखाओं से बनी हो सकती है या वक्र रेखाओं से, दोनों प्रकार से बनी हो सकती है। जैसे बहुभुज, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ये सीधी रेखाओं से बनी आकृतियां है। जो त्रिभुज है ये सीधी, देखो त्रिभुज जो बना है ये सीधी आकृति से बना है कि नहीं? सीधी रेखाओं से। वर्ग की बात करें ये भी सीधी आकृति से बना है कि नहीं? और देखिए बंद है कि नहीं? और कुछ खुली भी होती है। ठीक है, उसी प्रकार जबकि व्रत और दीर्घव्रत की बात करें तो ये वक्र से बनी बंद आकृतियां होती है। अतः केवल कथन क्या हो जाएगा? एक वाला हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सामान्य द्वादश फलक में 12 समरूप डैश फलक होते हैं। दोस्तों, किसी सामान्य द्वादश फलक में 12 समरूप समरूप जो है पंचभुजी फलक होते हैं। कितने? पंचभुजी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है? दोस्तों, समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को हम बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसका कोई भी कोण क्या होता है? समकोण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डैश कण दो तलों के बीच का कोण होता है। तो दोस्तों, एक जो है डाइहेड्रल कोण जो होता है, डाइहेड्रल जो कोण होता है ये दो तलों के बीच का क्या होता है? कोण होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक डाइहेड्रल द्वितल कोण जो होता है ये दो तलों के बीच का क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को डैश कहा जाता है। दोस्तों, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को हम बोलते हैं क्या? तो हम बोलते हैं इसे चैम्फर। क्या बोलते हैं इसे? हम चैम्फर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को हम क्या बोलते हैं? चैम्फर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -2 -6 का y अक्ष पर परावर्तन क्या होगा? दोस्तों, y अक्ष पर परावर्तन बोला है तो जो हमारा x अक्ष होगा वो परिवर्तित हो जाएगा और y अक्ष क्या रहेगा? सेम बना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे x क्या है? हमारा -2 है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और y अक्ष हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो 2 और -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई बिंदु y अक्ष में परावर्तित होता है तो y निर्देशांक जो होता है वो समान रहता है, जबकि x निर्देशांक जो होता है ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो y अक्ष पर पूछा है तो y अक्ष तो सेम रहेगा, लेकिन x अक्ष क्या हो जाएगा? हमारा परिवर्तित हो जाएगा। -2 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और y अक्ष क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, -6। उसी प्रकार x अक्ष पे पूछ लिया दोस्तों आपको, तो x अक्ष में मान लीजिए आपसे पूछ लिया 3 और -4 में x अक्ष में परावर्तन क्या होगा? तो दोस्तों, x अक्ष हमारा वैसे ही रहेगा 3 और y अक्ष -4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश वक्र कर्व एक यौगिक वक्र है जिसमें दो वक्र होते हैं, स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक समान स्पर्श रेखा के एक ही तरफ स्थित होते हैं। दोस्तों वक्र एक यौगिक वक्र है जिसमें दो वक्र होते हैं, स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक समान स्पर्श रेखा के एक ही तरफ स्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विज्या ओगी। ओगी हम उसे बोलते हैं। ओजी वक्र जो होता है एक यौगिक वक्र है जिसमें दो वक्र होते हैं, स्पर्श रेखा के एक बिंदु पर जुड़ते हैं और एक समान स्पर्श रेखा के एक ही तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों प्रिज्म। प्रिज्म वह ठोस आकृति है जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है। ठीक है दोस्तों, वे ठोस आकृति जिनकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती है प्रिज्म कहलाता है। यदि प्रिज्म का आधार चतुर्भुज है तो चार सिराएं होगी और चार फलक भी होंगे, यानी आकृति पर ही फलकों की संख्या क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा जो है ये कहलाती है हमारी स्पर्श रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को इस प्रकार छूती है कि वृत्त की केंद्र से बनी त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक ही समकोण बनाती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्पर्श रेखा इसका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? दोस्तों सूची स्तंभ के मतलब पिरामिड के सभी तिर्यक फलक जो होते हैं ना, ये होते हैं त्रिभुजाकार। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं सभी तिर्यक फलक। ठीक है, देखते हैं अगला। दोस्तों सूची स्तंभ पिरामिड की यदि बात करें तो सभी तिर्यक फलक जो है त्रिभुजाकार होते हैं। यह त्रिभुजाकार फलक आधार के मध्य से जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। सूची स्तंभ का आधार एक बहुभुज होता है जिसके अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। जो सूची स्तंभ पिरामिड का आधार होता है दोस्तों एक कैसा होता है, बहुभुज होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं। दोस्तों प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। ये देखिए ये जो ऊर्ध्वाधर फलक आपको नजर आ रहे हैं ये कैसे होते हैं, हमेशा ये हमेशा आयताकार होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक है, प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा आयताकार होते हैं। प्रिज्म को उनके आधारों के बहुभुज की आकृति के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया, वर्गाकार प्रिज्म हो गया, आयताकार प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के नीचे एवं ऊपर दोनों के आधार या सिरे समान आकृति के क्या होते हैं, तो बहुभुज होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? दोस्तों एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है, तो 5 सतह होती है दोस्तों एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में। कितनी? 5 सतह। तो दोस्तों त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 सतह त्रिभुजाकार होती है तथा 3 सतह कैसी होती है, आयताकार होती है। तो ये आपको याद रखना है त्रिभुजाकार प्रिज्म के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? दोस्तों एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। कितनी? 6 सतह होती है। तो वर्गाकार प्रिज्म में बोले तो आपको याद रखना है 6 सतह होती है वर्गाकार प्रिज्म में। ठीक है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। इसमें 2 सतह वर्गाकार होती है और 4 सतह कैसी होती है, आयताकार होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? दोस्तों एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल सतह होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कुल 7 सतहें होती है। इस प्रकार प्रिज्म में 2 सतहें आधार और सिर समपंचभुजाकार एवं 5 सतहें कैसी होती है, आयताकार होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समषटभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? दोस्तों षटभुजाकार प्रिज्म में जो होती है 8 सतह। कितनी होती है? 8 सतह होती है समषटभुजाकार प्रिज्म में। दोस्तों एक समषटभुजाकार प्रिज्म में कुल 8 सतह होती है। समषटभुजाकार प्रिज्म में 2 सतह आधार एवं शीर्ष षटभुजाकार होते हैं एवं 6 सतह कैसी होती है, तो आयताकार होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ ठोस सिंगल कवर्ड सतह सिंगल कर्व सरफेस से घिरे होते हैं। इन्हें अनरोल करने से कैसी सतह मिलती है? तो दोस्तों कुछ ठोस जो होते हैं ना ये सिंगल कवर्ड सतह से घिरे होते हैं। इन्हें अनरोल करने से हमें जो है कैसी, प्लेन सतह मिलती है। कैसी? प्लेन सतह प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिंगल कवर्ड सतह से घिरे ठोस को यदि अनरोल किया जाए या खोला जाए तो एक प्लेन सतह हमको प्राप्त होती है। जब बेलन शंकु की सतह को खोला जाता है
तब एक प्लेन सतह हमें प्राप्त होती है। जब बेलन या शंकु की सतह को खोलते हैं दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्लेन सतह प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर लंब होता है? तो दोस्तों कौन से प्रकार के सॉलिड के अक्ष है जो आधार पर लंब होता है? तो इसे बोलते हैं राइट सॉलिड। राइट सॉलिड के अक्ष आधार पर कैसे होते हैं? लंब होते हैं। दोस्तों समकोण ठोस राइट सॉलिड के अक्ष अपने आधार पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। उदाहरण की बात करें, प्रिज्म हो गया, शंकु, बेलन आदि क्या है इसके उदाहरण है। ऑब्लिक सॉलिड के अक्ष आधार से लंब न होकर किसी अन्य कोण पर कैसे होते हैं? झुके होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस सॉलिड के आधार ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? तो दोस्तों कौन से सॉलिड के आधार जो है ये ज्योमेट्रिकल मतलब आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं? तो ये है हमारा रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड के आधार समान ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, रेगुलर सॉलिड के आधार समान क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल चित्र होते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्रिज्म इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? दोस्तों 3 से अधिक प्लेन या समतल सतह से घिरे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? तो पॉलीहेड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम पॉलीहेड्रा बोलते हैं। 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतह से घिरे सॉलिड को। 3 से अधिक समतल सतहों से घिरे ठोस को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रा। जिन समतल सतहों से मिलकर पॉलीहेड्रा बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फलक या फेस, और फलक के सिरे जहां पर मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? किनारे या फिर एज बोलते हैं। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं। दोस्तों कौन सा सॉलिड है जिसमें समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? हम टेट्राहेड्रॉन जो बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस ठोस में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं उन्हें टेट्राहेड्रॉन हम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में कुछ सॉलिड दिए गए हैं, इसमें से हेक्साहेड्रॉन चुनो। हेक्साहेड्रॉन हमको बताना है दोस्तों। तो हेक्साहेड्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। दोस्तों विकल्प बी में हेक्साहेड्रॉन को दिखाया गया है। हेक्साहेड्रॉन में 6 समान वर्गाकार फलक होते हैं। हेक्साहेड्रॉन को घन भी कहा जाता है। चित्र सी में ऑक्टाहेड्रॉन को दिखाया गया है। जो ये सी वाला चित्र है दोस्तों ये कौन सा है? ऑक्टाहेड्रॉन है। और जिसमें समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 8 कितने होते हैं? 8 फलक होते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 8 फलक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म के फेस इस आकृति के होते हैं। दोस्तों जो प्रिज्म के फेस होते हैं ना ये किस आकृति के होते हैं? तो ए और बी मतलब प्रिज्म के फलक आयताकार या वर्गाकार दोनों होते हैं। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रिज्म के फेस वर्ग या आयत दोनों प्रकार की आकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म के फलक आयताकार या वर्गाकार दोनों होते हैं। इसके 2 फलक समान समान होते हैं जिन्हें हम आधार कहते हैं। यदि प्रिज्म का अक्ष लंब रूप में है तो इस प्रकार के प्रिज्म को नियमित प्रिज्म कहते हैं। यदि प्रिज्म का अक्ष किसी कोण पर झुका होता है तो त्रियक प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म के फलक कैसे होते हैं? तो आयताकार होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? तो दोस्तों प्रिज्म व पिरामिड के नाम जो है ना ये आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। किसके अनुसार? आधार के आकार के अनुसार। दोस्तों प्रिज्म व पिरामिड के नाम आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। जैसे यदि किसी प्रिज्म या पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है तो उस प्रिज्म या पिरामिड को त्रिभुजाकार प्रिज्म या त्रिभुजाकार पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार प्रिज्म एवं पिरामिड वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार आदि प्रकार के होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, षटभुजाकार भी हो सकता है पिरामिड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित हो तो क्षैतिज तल में प्राप्त इनके प्रक्षेप होंगे। दोस्तों एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित है तो क्षैतिज तल में प्राप्त इसके प्रक्षेप जो होंगे ना ये समान आकृति के होंगे। कैसे होंगे? समान आकृति के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक ही ऊंचाई तथा व्यास के बेलन व शंकु अपने अपने आधार पर भूमि पर स्थित यह आकृति एक वृत्त होगी तो क्षैतिज तल में प्राप्त इनके प्रक्षेप कैसे होंगे? समान आकृति के होंगे। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है। दोस्तों ये जो फोल्ड आउट है इसके लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द जो है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं
डेवलपमेंट, विकास। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में विच्छेदित प्रिज्म के सतह का विस्तार या विकास किया गया है। किसी ठोस की संपूर्ण सतहों को किसी समतल पर फैलाने पर प्राप्त आकृति को ही ठोस के सतह का विकास कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा विधि की बात करें तो समांतर रेखा विधि द्वारा घन, प्रिज्म तथा बेलन का विकास किया जाता है। त्रिज्यीय रेखा विधि के द्वारा चतुष्फलक, सूची स्तंभ तथा शंकु का विकास किया जाता है। किसके द्वारा? त्रिज्यीय रेखा विधि के द्वारा। समांतर रेखा विधि के द्वारा घन, प्रिज्म तथा बेलन का, और त्रिज्यीय रेखा विधि के द्वारा चतुष्फलक, सूची स्तंभ तथा शंकु का विकास किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह नियमित बहुफल की ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वह है। तो दोस्तों, वह नियमित बहुफल की ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वो है चतुष्फलक। चतुष्फलक जो है ना, ये सबसे कम फलक रखता है। दोस्तों, 4 या 4 से अधिक फलकों से मिलकर बने ठोस को हम बोलते हैं बहुफलक। चतुष्फलक में सबसे कम फलक होते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। घन में फलकों की संख्या 6 होती है। वर्गाकार सूची स्तंभ मतलब वर्गाकार पिरामिड में फलकों की संख्या 5 होती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 होती है। चतुष्फलक में कितनी होती है? 4 होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह किस आकृति में होती है? दोस्तों, षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह जो होती है ना, ये होती है हमारी आयताकार आकृति में। किस आकृति में होती है? आयताकार आकृति में होती है। षटभुजाकार प्रिज्म में 6 पार्श्व फलक होते हैं जिनकी आकृति जो है आयताकार होती है। इस प्रिज्म के ऊपर व नीचे आधार पर षटभुजी आकृति होती है। कैसी होती है? षटभुजी आकृति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 एक समान लंबाई वाले भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी ठोस आकृति बनती है? दोस्तों, 8 एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से जो है कौन सी? ऑक्टाहेड्रॉन आकृति बनती है। कौन सी? ऑक्टाहेड्रॉन ठोस आकृति बनती है। ठीक है, बात करें दोस्तों बहुफलक या समतल फलक वाले ठोस की और उनके विवरण की, तो चतुष्फलक में दोस्तों टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो ऐसे ठोस में 4 समान फलक होता है तथा प्रत्येक फलक समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, षटफलक की बात करें टेट्राहेड्रॉन की तो इसमें 6 समान फलक होता है तथा प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग होता है। अष्टफलक की बात करें तो इसमें 8 समान फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। द्वादश फलक की बात करें तो इसमें 12 समान फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक एक ऐसा होता है सम पंचभुज होता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है और विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन एक दूसरे को विभाजित करते हैं। इसका सही नाम बताइए। तो इसे हम बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। विपरीत भुजाएं इसमें बराबर व समांतर होते हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। वर्ग चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण कैसा होता है? वर्ग में समकोण होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और कोण कैसा होता है? समकोण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं। दोस्तों, वृत्त की परिधि के अंश को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? हम इसे चाप बोलते हैं। वृत्त की परिधि के अंश को चाप कहते हैं। वृत्त के चाप तथा उससे संबंधित जीवा से बने वृत्त के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। चित्र AXB तथा AYB चाप है। जो AXB दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ये क्या है? हमारा चाप है। और AYB जो दिख रहा है, ये वाला भी क्या है? हमारा चाप है। जबकि AXBA मतलब AXBA, ये AXBA वाला दोस्तों, ये वाला AXBA जो है ये क्या है? वृत्तखंड है। क्या है? ये हमारा वृत्तखंड है। ठीक है, और उसी प्रकार AYBA भी क्या है? हमारा वृत्तखंड है तथा O क्या है? वृत्त का हमारा केंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त में डिग्री होती है दोस्तों, एक वृत्त में जो है 360 डिग्री होती है। कितनी? 360 डिग्री। दोस्तों, सभी के बारे में देख लेते हैं। त्रिभुज में कितनी डिग्री होती है? तो 180 डिग्री होती है आंतरिक कोणों का योग। चतुर्भुज में आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज में 540 डिग्री होता है। षटभुज में 720 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी वस्तु एक ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं। इन सतहों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा ठोस सम सतह से घिरा होता है? तो कौन सा ठोस है जो सम सतह से घिरा होता है? उसे हम बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड जो होता है दोस्तों, ये सम सतह से घिरा होता है। दोस्तों, सूची स्तंभ पिरामिड की बात करें तो सूची स्तंभ वे ठोस होते हैं जिनका आधार एक बहुभुज होता है तथा आधार की प्रत्येक कोर पर स्थित त्रिभुजाकार क्या होते हैं? फलक होते हैं। इसके आधार के मध्य बिंदु से जाने वाली किसी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, इनके सभी त्रिभुजाकार फलक एक ही ज्यामिति के होते हैं। जो त्रिभुजाकार फलक होते हैं कैसे होते हैं? इनके एक ही ज्यामिति के होते हैं सूची स्तंभ पिरामिड में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर है क्या कहलाती है? दोस्तों वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं समकोण ठोस आकृति। क्या बोलते हैं उसे? हम समकोण ठोस आकृति बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं दोस्तों, एक अष्टभुजी बहुभुज को हम बोलते हैं क्या? ऑक्टोगन। ऑक्टोगन जो है इसे हम बोलते हैं एक अष्टभुजी बहुभुज को। दोस्तों 8 भुजाओं वाले बहुभुज को अष्टभुज या ऑक्टोगन कहते हैं। इसके संपूर्ण कोण का मान 1080 डिग्री होता है। डेकागन में 10 भुजाएं होती है, हेक्सागन में 6 भुजाएं होती है और हेप्टागन में 7 भुजाएं होती है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिरामिड के फेस इस प्रकार आकार के होते हैं। दोस्तों पिरामिड के फेस जो होते हैं ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। अभी हमने बताया था ना, ये किस प्रकार के होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं पिरामिड के फलक। दोस्तों पिरामिड के फलक समद्विबाहु त्रिभुज आकार के होते हैं। पिरामिड के आधार के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। दोस्तों पिरामिड के आधार के केंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के आंतरिक कोण का मान होता है। दोस्तों 12 भुजाओं वाले समबहुभुज के आंतरिक कोण का मान पूछा है। मतलब n बराबर हमको कितना दिया गया है? यहाँ पे 12 दिया गया है। और आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है n इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई n इंटू 90। क्या होता है? n इंटू 2 मतलब ये यहाँ 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n इंटू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान कितना दिया है दोस्तों? हमको 12 दिया गया है। तो यहाँ करेंगे 2 इंटू 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 20 बटे 12 इंटू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 12 से 2 6 से काट दे, क्या 5 से 6 से काट देते हैं, 2 से काट, 2 छक 12, 2 दाहम 20, 6 से काट देंगे, 6 कट में 6 पंजे 30, तो 15 दाहम 150। तो 150 डिग्री ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 150 डिग्री आपको बनाना है। जब भी ऐसे पूछ ले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2n माइनस 4 डिवाइडेड बाई n इंटू 90 डिग्री। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दे तो समबाहु त्रिभुज बनती है। तो दोस्तों यदि षटभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से हम मिला दे तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? बन जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, षटभुज वाला। ठीक है, षटभुज समबाहुभुज के कोनों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दे तो समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रस्टम बोलते हैं, मतलब छिन्नक बोलते हैं। किसी भी शंकु या पिरामिड सूची स्तंभ को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी के भाग को हटा देने पर बचा शेष निचला भाग फ्रस्टम मतलब छिन्नक कहलाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग होता है। दोस्तों एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग जो होता है ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, किसी भी बहुभुज के आंतरिक व बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे किसी पंचभुज का आंतरिक कोण 108 और बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 72 डिग्री होता है। ठीक है, तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड पहचानिए। दोस्तों पेंटागोनल पिरामिड की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? पेंटागोनल। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? पेंटागोनल है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजाकार पिरामिड का चित्र होता है ये वाला, ये है त्रिभुजाकार पिरामिड। वर्गाकार पिरामिड की बात करें तो ये है हमारा वर्गाकार पिरामिड। ठीक है, तो ये बात करें दोस्तों ये कौन सा है? तो ये है षटभुजाकार। 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम बोलेंगे षटभुजाकार पिरामिड। और ये क्या है? हमारा पेंटागोनल पिरामिड है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। दोस्तों एक समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। एक समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकालते हैं? तो 360 बाई n से निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? 360 बाई n के द्वारा, जहां n जो है क्या है? ये बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। ठीक है, किसी बहुभुज त्रिभुज या चतुर्भुज को छोड़कर
के अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से कैसा होता है, बड़ा होता है। किसको छोड़कर, त्रिभुज एवं चतुर्भुज को छोड़कर। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो बाह्य कोणों के योगफल से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुभुज को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है। निम्न में से कौन सपाट चित्र हेप्टागोन है? तो हेप्टागोन का चित्र कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ये जो है हेप्टागोन है। दोस्तों चित्र सी पद में प्रदर्शित बहुभुज एक सप्तभुज है। सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री होता है। सप्तभुज के प्रत्येक का आंतरिक कोण जो होता है ये होता है 128.57 डिग्री, और सप्तभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 51.5 डिग्री। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घन के सभी फलक कैसे होते हैं? दोस्तों घन के सभी फलक जो होते हैं ये वर्गाकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं घन के सभी फलक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुभुज अपनी भुजाओं की संख्या द्वारा जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सी समतल आकृति नौभुज है जिसमें 9 भुजा होगी? नौभुज है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही क्या है हमारा नौभुज है। ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है। और ये बात करें 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तभुज है। इसके बाद करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 भुज, है ना। तो समतल वह समतल आकृति जो 9 सरल रेखाओं से आबद्ध होती है नौभुज कहलाती है। और नौभुज की प्रत्येक भुजा बराबर तथा 2 संलग्न भुजाएं लगभग 140 डिग्री पर क्या होती है, झुकी होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्वादश फलक में फलकों की संख्या होती है। एक द्वादश फलक में फलक की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, वो होती है 12। दोस्तों ज्यामिति ठोस और फलक की संख्या की बात करें तो द्वादश फलक में फलकों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। 20 फलक मतलब 20 फलक में 20 होती है। अष्टफलक में 8 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? दोस्तों एक वर्गाकार प्रिज्म में टोटल होती है 4 सतह। कितनी सतह होती है, 4 सतह होती है। वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 फलक होते हैं जिसमें 4 फलक प्रिज्म के अक्ष के समांतर होते हैं तथा 2 फलक आधार के फलक होते हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के मापन के लिए केवल आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। दोस्तों किसके मापन के लिए आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है? तो गोलाई को मापने के लिए जो है दोस्तों आकृति की चक्रिता निर्धारित की जाती है। दोस्तों गोलाई के मापन के लिए केवल आकृति की चक्रियता निर्धारित की जाती है। किसी सतह की घूर्णन स्थिति को गोलीयता कहते हैं। किसी भी सतह की घूर्णन स्थिति क्या कहलाती है, चक्रीयता कहलाती है। ठीक, मतलब गोलीयता कहलाती है। जैसे सिलेंडर हो गया, कोई या गोला हो गया। इस प्रकार किसी वस्तु की गोली उस वस्तु के सभी 3 दिशाओं में घूर्णन की व्यक्ति ज्यामितीय आकृति को दर्शाता है, जबकि किसी वस्तु की पूरी परिधि की विशिष्ट आकृति वृत्तीय कंटूर कहलाती है। दोस्तों किसी वस्तु की गोलाई उस वस्तु के सभी 3 दिशाओं में घूर्णन की ज्यामितीय आकृति को दर्शाता है, जबकि किसी वस्तु की पूरी परिधि की विशिष्ट आकृति जो है वृत्तीय कंटूर कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यामितीय प्रतिरूप के मानचित्रण में डैश सम्मिलित है। दोस्तों ज्यामितीय प्रतिरूप के मानचित्रण में सम्मिलित कौन सा है, ये है हमारा अनुवाद की मानचित्रण और घूर्णी मानचित्रण दोनों। ये जो दोनों है दोस्तों ये ज्यामितीय प्रतिरूप के मानचित्रण में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में गोले की त्रिज्या डैश प्रतीक द्वारा घोषित की जाती है, दर्शाई जाती है। तो दोस्तों ड्राइंग में गोले की त्रिज्या जो है ये एस आर के द्वारा, स्फेरिकल रेडियस के द्वारा, इस प्रतीक के द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग में गोले की त्रिज्या एस आर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित की जाती है, योजित की जाती है, जबकि वृत्त की त्रिज्या को पाई आर से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, पाई आर से वृत्त की त्रिज्या को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतह फिनिश को डैश प्रतीक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दोस्तों सतह फिनिश को जो है किसके द्वारा, त्रिकोण के द्वारा, त्रिकोण के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाता है सतह फिनिश को। ठीक है दोस्तों, सतह फिनिश की बात करें तो ए जो है रफनेस आर ए का माइक्रो में मान, बी जो है उत्पादन विधि या उपचार या कोटिंग विधि बोलते हैं इसे हम, सी जो है नमूना की लंबाई, और डी लेआउट की दिशा, और ई जो होती है मशीनन छूट होती है, और एफ जो है अन्य रफनेस के लिए होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस आरेखन प्रतीक में आधार नहीं है? तो दोस्तों किस आरेखन प्रतीक में आधार नहीं होता है, तो ये है दोस्तों समतलता। समतलता में जो होता है आरेखन में प्रतीक आधार नहीं है। ठीक है, किस आरेखन में प्रतीक आधार नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा समतलता। तो 352 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी समतलता हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आरेखन प्रतीक जो प्रतीक दिया गया है ये प्रस्तुत करता है। दोस्तों प्रतीक जो है ना ये इस प्रकार से, आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। ये प्रतीक है, ये ऐसा प्रतीक है। ये किसको प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है कुल रनआउट को। ऐसा दिख जाए तो वो आपको बताना है क्या, ये कुल रनआउट है। अगर इस प्रकार से दिख जाए आपको, त्रिभुज त्रिशूल वाला इस प्रकार से दिख जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर रनआउट। क्या बोलते हैं, सर्कुलर रनआउट, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है तो इसे हम बोलेंगे कुल रनआउट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपेक्षाधिक विमा डैश है। दोस्तों अपेक्षा अधिक विमा जो होती है, ये होती है हमारी कौन सी, अनावश्यक विमा। अपेक्षा अधिक विमा जो होती है ये कैसी होती है, ये अनावश्यक विमा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये है हमारा डायमेंशन लाइन और इसका फिगर। ये है लीनियर डायमेंशन, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डायमेंशन। ये है अलाइन डायमेंशन, देखिए इस प्रकार से जो दिखेगा अलाइन डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन की बात करें तो ये हमारा एंगुलर डायमेंशन है। रेडियस डायमेंशन की बात करें तो ये रेडियस डायमेंशन है। और डायमीटर डायमेंशन की बात करें तो ये है हमारा डायमीटर डायमेंशन, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ड्राइंग ठीक है। दोस्तों कौन सी ड्राइंग इसमें ठीक है हमको बताना है। तो ऑप्शन सी वाली जो ड्राइंग है दोस्तों ये हमारी सही ड्राइंग है। बाकी ए वाली गलत है, बी वाली भी गलत है, डी वाली गलत है, ठीक है। आर्क दिखाने की सही विधि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाली। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।